नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे साथ जो हैं वो इफ्तिकार अहमद जी मौजूद हैं, जो कि अपने सामाजिक कार्यों के लिए जो है इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। सर, ये रेलवे स्टेशन पास में है, तो इसके पास ये वार्ड किस नाम से जाना जाता है? ये नया बना हुआ है। नए प्रसिमन के अनुसार मिन्हाजपुर गढ़ी कला के नाम से ये वार्ड जाना जाता है। और तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप पार्षद चुनाव में एक प्रत्याशी हैं और दमदार प्रत्याशी के रूप में यहाँ की जनता आपको देख रही है, तो एक पार्षद का क्या क्या कार्य होता है आपके अनुसार? एक पार्षद का जो कार्य है वो है आम जनता की हर मूलभूत सुविधाओं का समाधान करना। जैसे कि सड़क अच्छी हो, नाली हो अच्छी बेहतर हो, साफ सफाई हो और स्वच्छ पानी की व्यवस्था उसको माकूल पूरी तरह करना चाहिए। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या क्षेत्र के लोगों के लिए आती है उसको जन जन तक पहुंचाने का एक जनप्रतिनिधि का काम है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में आप कितने साल से समाज सेवा कर रहे हैं और क्या-क्या कार्य आप निरंतर करते हैं या कर चुके हैं? हम वो हर काम करते हैं जो एक माननीय पार्षद जी करते हैं। कोई भी सड़क मुझे लगी कि खराब है तो अपने माध्यम से उसको बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। सीवर हो, नाली की सफाई हो और लाइट की व्यवस्था हो और जो भी योजनाएं अगर मेरी जानकारी में है तो हर ज़रूरतमंद लोगों तक उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। जो मेरे संज्ञान में लोग आए उन तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचाने का मैंने काम किया। और अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो आपकी पावर थोड़ी बढ़ जाएगी और पहुँच भी बढ़ जाएगी, आपकी बातों को भी ज़्यादा गंभीरता से लिया जाएगा नगर निगम द्वारा। तो तब आप क्या-क्या आपके दिमाग में है कि और क्या-क्या काम करवाएँगे? बेशक मेरे लौटने का मकसद भी यही है कि बहुत सी योजनाओं में मैं एक नंबर न होने के कारण उस योजनाओं का पूरी तरीके से आम जनता या ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता। अगर मैं जीतता हूँ इस क्षेत्र से तो हर वो समस्या का समाधान कर पूरा करने की कोशिश करूँगा जो एक जनमानस और हमारे क्षेत्रीय जनता को ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत गंभीर है। पूरी तरह से सीवर युक्त गंदा पानी आता रहता है। हम लोग करते क्या हैं, कम से कम 15 से या 20 मिनट तक पानी जब आपूर्ति होती है उसको चालू रखते हैं अपने घर का। उसके बाद जब वो फ्लो सही हो जाता है तब हम लोग अपने पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा लाइट की कोई प्रॉब्लम रहती है उसको सही कराने का काम करते हैं। और अहम जो है, सबसे जो अहम है, आप हमारे क्षेत्र में आप घूम लीजिए, सारी नालियां बजबजा रही हैं जो कि मैंने पूर्व में अपने फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उसको डाला है और सारे लोगों को अवगत कराया है। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ जानलेवा बीमारी होना तय है। अब अभी एक कोविड आपदा से हम लोग बच भी नहीं पाए थे, उसके बाद एक और समस्या जानलेवा बीमारी की आ गई, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के रूप में। और ये सब सारी बजबजाती नालियाँ और गंदगी के कारण हो रही हैं। अगर कल की मुझे ये मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं दो चीज़ों पे काम करने की कोशिश करूँगा। एक तो अपने क्षेत्र में बड़ा ट्यूबवेल लाने की कोशिश करूंगा, एक या दो, जो हमारे क्षेत्र की जनता को कम से कम शुद्ध पेयजल मिल सके। और वो नालियों को ऊंचा करूंगा, वो गंदगी समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में कम से कम हमारे क्षेत्र के सारे लोग उस जानलेवा बीमारी से बच सकें। तो बहुत बढ़िया। और ये जो पानी की समस्या बताई, अगर पानी थोड़ा भी खराब रहता है तो व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है और जॉन्डिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। तो इस पानी की समस्या पे जो है नगर निगम को और संबंधित जितने भी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि हैं वो ध्यान दें
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बॉडी जो है इसको नहीं झेल पाएगी। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे तत्काल प्रभाव से बहुत गंभीर समस्या है ये। और बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उन्होंने बताए कि जिन पे जो है त्वरित कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है। तो सर, आपने नगर निगम में या फिर वर्तमान पार्षद से इस विषय में नहीं कहा, ये पानी के विषय में? देखिए, हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं 3 दशक से ऊपर के हैं, वो हर योजनाओं और हर सिस्टम के बारे में बाखूबी जानते हैं। अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं कि इन समस्याओं पर उन्होंने काम क्यों नहीं किया। तो और डिप्टी मेयर जी को भी आप जानते हैं, अखिलेश जी को, कभी उनसे चर्चा की इस विषय में? देखिए, हम हर समस्या का समाधान वरिष्ठ पार्षद, उपाध्यक्ष नगर निगम अखिलेश भाई, माननीय महापौर और संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको अवगत कराता हूं, और बार बार अवगत कराने के बाद अपने क्षेत्र की समस्या के लिए लड़ता रहता हूं, और उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो सर, एक और चीज़ देखने में आ रही है कि एक आपका एप्लीकेशन जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जी जो कि आपने जो वोटर लिस्ट है उसकी गड़बड़ी को लेकर के, कि वार्ड में काफ़ी गड़बड़ी है। जी आपने भी उस आवाज़ को उठाया है, और आप ही के माध्यम से एक और पेपर कटिंग भी वायरल हो रही है, जिसको उपाध्यक्ष जी ने, वरिष्ठ पार्षद अखिलेश जी ने जी जी लाया था सामने। तो ये क्या समस्या है वोटर लिस्ट में नाम की गड़बड़ी की? हम आप और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय अखिलेश कुमार सिंह का, कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज मैंने पेपर में पढ़ा। ये एक बड़ा कदम है, और बड़ा कदम मैं इसलिए कर सकता हूँ कि उसके अंदर वो सारे उनसे ही रिलेटेड और पहचान के पार्षदगण हैं, लेकिन उन्होंने हकीकत को हकीकत से रूबरू कराने का काम किया है। वोटर लिस्ट में इस तरीके से धांधली की गई है, परसिमन की जो चौहद्दी बनी थी उसके अगेंस्ट अलग अलग क्षेत्रों से वोटर ला के उसके अंदर डालने का काम किया गया है, जो कि संविधान, जनहित और लोकहित की मर्यादा को पूरी तरह भंग करता है। तो इसका कारण जैसे आप और अखिलेश जी का ये शायद मानना है कि जैसे वो जहाँ के पार्षद रहे हैं वर्तमान, वहाँ कार्य नहीं किए हैं, तो वो शायद किसी और वार्ड से चुनाव लड़ते हैं और वोटर्स को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये हो सकता है, क्या कारण है? आपको अभी मैं वोटर लिस्ट लेके नहीं आया हूँ, और आप अटेंडम आ गए हैं, आपके कार पे मैं चला आया हूँ, वरना वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से संविधान और जनहित लोकहित का पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। हमारे यहाँ चौहद्दी के अनुसार जो हमारा गढ़ी कला वार्ड है उसका पूरा का पूरा वोट डाल दिया गया है वार्ड नंबर 90 शाहगंज और गढ़ी सराय के वार्ड में, और गाड़ीवान टोला का जुज भाग जो मात्र 10 घर है पूर्वी भाग का, उसको तो छोड़िए, पूरा का पूरा गाड़ीवान टोला सम्मिलित कर दिया गया है हमारे वार्ड के अंदर। तीसरे नंबर पे आ जाइए आप, जो है बैंक वाली ताड़ी खाने वाली गली जो वार्ड नंबर 90 का हिस्सा है, और उसको डाल दिया पूरा का पूरा क्षेत्र वार्ड नंबर 60 गढ़ी कला मिनाजपुर में डाल दिया गया है। और उसके अलावा आप और सिस्टम पे चले जाइए कि वोटर में पूरी तरह से बड़ी धांधली की गई है और सारी चीज़ें मानक के विपरीत दर्शाया गया है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपको जब बेहतर बनना होता है तो आप अपने सामने बेहतर लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं। जी तो मैं ये जानना चाहूँगा, प्रयागराज में जी कौन से 2 से 3 पार्षद हैं जिनका काम आपको प्रभावित करता है और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ भाई, आपने बड़ा क्वेश्चन किया जिसका जवाब देने में तो मैं किसी 2 या 3 का नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि ये गलत है। नहीं, फिर भी देखिए, जब हाँ, सवाल है तो उसका उचित और जवाब आना चाहिए। देखिए, हमारे वरिष्ठ पार्षद, समाज सेवी लोग, और हमारे अखिलेश भाई हैं, महापौर जी हैं, और हमारे नगर निगम से बहुत से अधिकारी हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, और हम लोग स्पोर्ट्समैन थे
और यूनिवर्सिटी के कुछ हमारे बड़े भाई लोग हैं, और स्पोर्ट्समैन होने के नाते हम हर उन लोगों से सीखता हूँ जो मेरे मतलब की चीज़ें। जब आप किसी समाज सेवी या किसी संगठन या आम लोगों के बीच बैठते हो तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको सीखने का, नई नई चीज़ें सीखने का और काम करने का तरीका बताती हैं। तो ये मैं सामूहिक रूप से पूरे शहर में बैठता हूँ भाई, और उस शहर से जो लोगों बातें होती हैं जो मेरे मकसद या मतलब या मेरे कामों को आसान करने को होता है, मैं हर उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और मैं तो अमूमन बच्चों से भी सीखता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो 3 नाम नहीं ले पाएंगे आप? 3 नाम मैंने लिया जो है शुरू में। हमारे बड़े भाई हैं अखिलेश भाई जो है, उनसे बहुत मदद मिलती है हमको, क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उसका लोग गलत अर्थ निकाल लेंगे। और हमारे जो है बुद्धिजीवी वर्ग के सारे नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका भी मैं किस किस का नाम लूँ, उनसे भी। और मेरे बड़े भाई जो यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, मुन्ना भाई, और बहुत ढेर सारे लोग हैं। सारे लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन सभी लोगों का मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों के माध्यम से, आपके हौसला अफजाई के कारण आज मुझे ये बल मिला है कि मैं अपनी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैं सभी भाइयों का जो हमारे हौसला अफजाई करते हैं और मेरा साथ देते हैं, मैं सभी अधिकारियों का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, एक बात और आजकल उठाई जा रही है कि जो सौहार्द है हिंदू मुस्लिमों के बीच में, जी जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, बेशक। उसमें तनाव आ गया है। हाँ। इसको काफी मीडिया जो है कई बार उठाती रहती है, जी जी कुछ व्यक्ति विशेष भी उठाते रहते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? सर, जो तनाव उठाते हैं वो लोग, कभी उनके बारे में आप आकलन कीजिए। वो लोग हैं जिनका कोई जमीन पे वजूद नहीं है, वो धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए ये उन्माद, ये सांप्रदायिक दंगे और वो सारी चीज़ें उकसाव करने चाहते हैं। और वही लोग हमारे हिंदुस्तान के जो है, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक कोड़ के तरीके हैं। आम जनता को समझना चाहिए हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा, एकता है, और वो उसी की बल पे आज हम लोग आज़ाद हैं। और हर लड़ाई में सभी कौम के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये चुनिंदा लोग हैं, ऐसे लोगों को आप सभी लोगों को बहिष्कार करना चाहिए जो देश में उन्माद और देश की आर्थिक स्थिति और बाकी चीज़ों में ये डैमेज करने का काम करते हैं। मतलब प्रयागराज में ऐसा कोई तनाव नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। आप हमारे शहर से हैं, शहर में आए हुए हैं, बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा। आप जिस जगह बैठे हुए हो, हम लोग सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार से लेकर सुख दुख के साथी हैं हम लोग। यह हमारे प्रयागराज एक अलग मिसाल देता है। आप एक अरसा हो गया 25-30 साल का, कभी सांप्रदायिक दंगे भूले भटके हो जाया करते थे। आज इन लोगों की इतनी एक्टिविटी होने के बावजूद हमारे शहर में दंगे के नाम पे किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। तो सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे एक प्रश्न उठाया जाता है जी। कि कोई हिंदू कोई गलती करता है या कुछ गलत करता है समाज में, तो बाकी कई सारे हैं जो उसके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब एक मुस्लिम कहीं गलती करता है तो बाकी मुस्लिम चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आप देना चाहें तो। देखिए, हर इंसान को अपने हक हुकूक की आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है और हर किसी को उनका सहयोग करने का भी अधिकार है। अगर आप इंसान हो तो इंसानियत आप में बसती है तो आपको उसका साथ देना पड़ेगा, सच्चाई का। और गलत को गलत गलत में साबित जरूर करना चाहिए। जब तक आप गलत को गलत नहीं करोगे, वो एक सच्चाई का रूप धारण कर लेगी। वो समाज, देश और सबके लिए एक कोड़ के खिलाफ, या कोड़ कह लीजिए या देश का विरोधी कह लीजिए, देश की हमारे जो है कामयाबी में वो रोड़ा है।
तो सर जैसे रोजगार जो है भारत में रोजगार की समस्या जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से एक मुद्दा है। जी। आज भी एक ये मुद्दा हाँ। है, मतलब आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन गरीबी और रोजगार हम्म। तब भी मुद्दा थी, गरीबी और रोजगार आज भी मुद्दा है। तो इस पे किसी भी पार्टी का क्या कहें, सभी को मौका मिला है। जी। सभी को मौका, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसको मौका ना मिला हो। तो आपके अनुसार रोजगार आपके उसमें नहीं आता है, एक पार्षद भी बन जाएंगे तो भी राजनीति बेशक उसमें नहीं है, बेशक लेकिन ये फिर भी आपके हिसाब से क्या सुझाव होगा कि आप आसपास में अपने क्षेत्र में किस तरीके से सोचते हैं कि रोजगार उत्पन्न हो सकता है? आपने एक नेशनल मुद्दा उठाया है और इसके लिए तो अर्थव्यवस्था जो देखते हैं उनका काम है, लेकिन मेरा अपना सुझाव आपने मांगा है तो वो सुझाव हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हर उस आदमी को वो काम करना चाहिए जिससे उसको दो पैसे ईमानदारी से मिल सकें। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं और आप उस ख्वाब में पहुंचने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, अपने छोटा रोजगार छोड़ रहे हो, तो ये आपकी भूल है। हर आदमी को जो भी काम मिले, जो ईमानदारी से दो पैसा मिले और अपने आगे कदम बढ़ाते रहिए, तो रोजगार भी सृजित होगा और कामयाबी भी आने वाले वक्त में लोगों को मिलेगी। आपके क्षेत्र में शिक्षा के लिए जो प्राइमरी स्कूल होंगे वो उनकी हालत अभी कैसी है, और आप अगर बन जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे? देखिए सर, आपने एक अहम मुद्दा उठाया है कि शिक्षा एक अहम योगदान देती है हमारे देश को तरक्की याफ्ता बनाने में, और उसका स्तर और स्ट्रक्चर इतना गिर गया है। हम लोग हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं और उस दौर में पढ़ाई हिंदी मीडियम में बहुत अच्छी हुआ करती थी, और सरकार कोई भी हो उसको स्कूल का स्ट्रक्चर उस लेवल में बनाना चाहिए जो कि आज की कामयाबी के दौर में स्कूल का सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन चाहिए। अगर वो चीज़ें हम नहीं दे पाएंगे तो हमारा देश तरक्की याफ्ता न होकर धीरे धीरे पिछड़ता चला जाएगा। जब एक आवाम 70% 60% की आवाम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो देश की तरक्की कामयाबी की बात करना गलत है। नहीं तो अगर आपके क्षेत्र में सरकार आपको मौका मिलता है तो सरकारी स्कूल के जो है बिल्डिंग है या जो भी है उसकी साफ सफाई रख रखाव पे आपको ध्यान देंगे कि नहीं, ये मेरा पूछना है। देखिए, हमारे क्षेत्र में अगर आप सरकारी स्कूल का सिस्टम देखिएगा तो वो मेरे ख्याल से जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल के अलावा कोई अभी सरकारी स्कूल नहीं है। नगर निगम के एक आध दो स्कूल थे वो बंद हो चुके हैं और उस पर अभी कोई काम भी नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है सभी संबंधित अधिकारियों से, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय महापौर जी से, कि जो नगर निगम के स्कूल हैं उनकी पुनः व्यवस्था की जाए, और जो भी पार्षदगण हैं या होने वाले हैं उनकी अहम ड्यूटी बनती है कि अपने क्षेत्र में नगर निगम के स्कूल की व्यवस्था कराएं और उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें कि जो आने वाला आपके क्षेत्र का बच्चा अगर वहां से पढ़े तो आने वाले वक्त में बड़े कैडर, बड़े सिस्टम को पास करे और देश की तरक्की याफ्ता में अपना अहम योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी बातों का बखूबी जवाब दिया। प्रश्न आपके सामने अचानक से आए लेकिन आप कहीं हिचके नहीं और आपने बखूबी जवाब दिया। और यही दौर मैंने देखा अखिलेश जी से भी, जब कठिन से कठिन सवाल पूछे जी, गए जी, थे जी। तो उन्होंने भी जो है बिना हिचके जो जवाब दिया था, क्योंकि जवाब देना उतना ही जरूरी है जितना काम करना जरूरी है। बेशक। अगर आप जटिल सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप तो जटिल समस्याओं का समाधान भी नहीं कर बेशक। पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका इस चैनल के माध्यम से, शशिकांत साहब ने मुझे, आपने इस अदना से आदमी को इस लायक समझा कि आप मेरे पास आए। मैं किन शब्दों में आपका आभार और अभिनंदन प्रकट करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपका खैर मकदम है, हमेशा आपका स्वागत है भाई, इस्तकबाल है। आप जब भी आएंगे तो कुछ न कुछ समस्या मैं आपसे रूबरू कराऊंगा और मेरा पहला काम यही है
कि क्षेत्र की हर समस्या का समाधान हो। आप उस स्तंभ से जुड़े हो जो मेरी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं और उस क्षेत्र में उस संबंधित अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं, क्योंकि मेरी वहां तक पहुंच नहीं है। आपके माध्यम से वो पहुंचेंगे, जानकारी लेंगे, तो उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान होगा। जैसे कि आपको बॉस एक रिक्वेस्ट है, एक अहम मैटर है, आप उसको भी ध्यान दीजिए। हमारे क्षेत्र में गाड़ी वाहन टोला की एक रोड गई है, मैंने 2-3 बार उसको डाला है। डफरिन हॉस्पिटल है, उसकी दीवार कम से कम 16 फीट की ऊपर होगी और वो दीवार से रास्ता इतना बिजी रास्ता है कि हर वक्त को आदमी का आना जाना रहता है। पुरानी जीटी रोड से ये आप जहाँ बैठे हैं काटजू रोड पे, वो लिंकअप रास्ता है, हर आम आदमी उधर से गुजरता है। तो वो दीवारें एकदम रेंज में हो गई है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और जान जाना जरूरी है उसमें। जो भी आदमी उस हादसे में आया वो बचने की कोई उम्मीद नहीं है और बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ एक मुद्दा आप उसको डालिए। और एक हमारे करेली कब्रस्तान का मामला है पावर हाउस के सामने, वो इंसानियत का फर्ज बनता है कि कोई भी मट्टी या मरण उपरांत कोई रास्ता अगर सही हो जाए तो आदमी अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी अपनी कामयाबी या अपने जीवन यापन के लिए ठोकरें खाता रहता है। मरने के बाद कम से कम उसको सही रास्ता, एक स्मूथ रास्ता मिल जाए जिससे वो उसका अपना क्रियाक्रम हो सके, वो जनाजा दफन हो सके, सुपर्दे खाक हो सके। आप कभी उस रास्ते पे जाइए भाई, तो उस रास्ते की आज के हालात ये हो चुके हैं, पूरे जर्जर हो चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जहाँ से कांधे पे जनाजा जाता है, सपोज कर लो शशिकांत भाई की अगर किसी का पैर मोड़ गया तो जनाजा गिरेगा और जनाजा गिरने के बाद जो जनाजे की दुर्गति होगी तो हमारे शहर गंगा जमुना तहजीब प्रयागराज भी शर्मसार होगा और हमारे शहर के वो सारे लोग शर्मसार होंगे जो अपने क्षेत्र का हर समाज सेवी लोग हैं, जो हमारे शहर की अपनी बुनियादी सेवाओं में अपना अहम योगदान देते हैं। वो सारे अधिकारी भी शर्मसार होंगे जिनका अहम काम है क्षेत्र की प्रगति और विकासशील बनाने में अहम योगदान देने में। इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय अखिलेश कुमार सिंह जी से, माननीय महापौर जी से, माननीय नगर आयुक्त जी से और समस्त समाज सेवी लोगों से और जो एनजीओ चला रहे हैं उनसे और पूरे शहर के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से एक बार पुनः आप एक बार जाकर उस स्थल को देख लीजिए और अपने विचार कीजिए कि अगर ये हादसा हो गया तो इंसानियत शर्मसार होगी कि नहीं। अगर आप इंसान हो तो इंसानियत आपका फर्ज भी है, वो समस्या का समाधान करना भी आपका फर्ज है। इस चैनल के माध्यम से इतना ही। मैं इफ्तिखार अहमद, छोटा अदना सा सिपाही, अपने क्षेत्र और शहर का जो भी समस्या होती है मैं भरपूर कोशिश करता हूँ वो समाधान करने की। कहीं ना कहीं थोड़ा रोड़ा आ जाता है तो आप लोगों के सहयोग से उस रोड़ा दूर करने का आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी मदद करो और मदद करो। तो धन्यवाद अहमद जी। शुक्रिया भाई आपका। तो प्रयागराज भारत न्यूज़ का भरसक प्रयास यही रहता है कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसके काम को जनता तक और जो है प्रशासन तक ले जाएं और प्रशासन की निगाहों में जो समस्याएं नहीं आ रही हैं वो उन तक पहुंचाएं ताकि उसका त्वरित समाधान हो सके। इन्होंने जो तिरछी दीवार की समस्या बताई जो कभी भी किसी पे गिर सकती है, बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि प्रयागराज में एक दिन एक मकान गिर गया, उसके नीचे कुछ लोग आए और मर गए। मरने के बाद आप उसे बचा नहीं सकते हैं, तो मरने से पहले अगर उस दीवार को सही कर दिया जाए या तोड़ के नई दीवार वहाँ बना दी जाए तो लोगों की का हादसा होने से, एक बड़ा हादसा होने से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें निरंतर देखते रहने के लिए। प्रयागराज भारत न्यूज़ की तरफ से मैं शशिकांत सिंह आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।